शॉर्ट है, 12 पेज है, आराम से पढ़ के निकल जाइए। अब देखिए नाथुल्ला चिलकला पढ़ाए हैं आया, हम इसलिए आप लोग को पहले पढ़ाए हैं। यहाँ पर फिनिशिंग दीजिए, वहां पढ़ चुके हैं आप, इतना पढ़ लीजिएगा ना एक भी प्रश्न दाया बाया नहीं लेगा। बार बार का टेक्स्ट बुक हर हाल में पढ़िए आप लोग, वही एक उपाय है जो आपको उस पार ले जाएगा। दूसरा कोई चीज नहीं हम लोगों के पास। दूसरा क्वेश्चन, बात बुझे कि नहीं? क्वेश्चन का वीडियो डाले आप लोग देखे नहीं देखे? करेंट का वीडियो डाला है देखे नहीं देखे? देखिए उसको मोर देन देखिए, जितना बार हो सकता है देखिए, याद हो जाएगा। बुझे कि नहीं? पीडीएफ प्रिंट करवा के रख लीजिए उसका, बस हो गया। और कुछ नहीं करना है, इतना करिए ना, देखिए फिर क्या होता है। आइए चलिए, आज हम लोग कक्षा 5 में पर्यावरण पढ़ते हैं और यही से शुरुआत करते हैं फिर से एक नई क्लास में। आइए पूछेगा नाथुल्ला कर रहा और चिलेपला कर रहा कहाँ है? सिक्किम में। कहाँ है? कहाँ है? और सिक्किम में एक और अति हिमनद है, जेमू। क्या नाम है? पूछेगा जेमू हिमनद कहाँ है? सिक्किम। कहाँ है? कहाँ है? सिक्किम। और सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गैंगटॉक। कहाँ है? कहाँ है? पूछा गैंगटॉक समुद्र तल से कितने ऊंचाई पर है? 6000। कितना? अच्छा बताइए एक बात, अभी हम पढ़ाए हैं आपको महान हिमालय या हिमाद्री। महान हिमालय बताइए, महान हिमालय या हिमाद्री की ऊंचाई कितना था? 6000। कितना? कितना? ध्यान रखिएगा ये 6000। तो आपको याद करने में आसान रहेगा। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है और उसकी कितना ऊंचाई है समुद्र तल से? 6000। कितना? अब ये न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन है जो पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? और पश्चिम बंगाल में एक अच्छा जगह है दार्जिलिंग। कौन सा? कौन सा? तो पूछेगा दार्जिलिंग में ही पहली बार विद्युत का उत्पादन हुआ था, याद आया? पहला विद्युत का उत्पादन कहाँ हुआ? दार्जिलिंग 1897 में, ध्यान रखिएगा। नहीं, और दार्जिलिंग पूरी दुनिया में चाय बागान के लिए फेमस है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है यहाँ पर, लॉर्ड बॉटनिकल गार्डन भी है और जूलॉजिकल। घूमने की दृष्टिकोण से ये दार्जिलिंग काफी अच्छा जगह। और ये किस हिमालय का भाग है? मध्य हिमालय। कौन हिमालय? कौन हिमालय? ध्यान रखिएगा ये मध्य हिमालय का भाग है दार्जिलिंग। नहीं, अब आइए टाइगर हिल। टाइगर हिल कहाँ है? तो टाइगर हिल कहाँ? पश्चिम बंगाल में है, ध्यान रखिएगा। और यह कंचनजंगा, अब यहाँ पर एक जगह है देखिए कंचनजंगा। तो टाइगर हिल के बारे में कहा जाता है ये मुख्य रूप से दार्जिलिंग में। कहाँ है? कहाँ है? और दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? और जब हम इस टाइगर हिल से खड़े होकर देखेंगे, नहीं हम रोहित जी लोग गए थे, तो वहां से कंचनजंगा दिखेगा आपको। कंचनजंगा व्हाइट पर्वत। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा। कौन है? 8598 मीटर। 8000। और कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल की बीच सीमा पर स्थित है। कहाँ? सिक्किम और नेपाल। तो यह भी तो पूछ सकता है, बताइए कंचनजंगा पर्वत किन दो देशों के बीच सीमा बनाता है? भारत और नेपाल। भारत और बताइए माउंट एवरेस्ट मुख्य रूप से कहाँ है? नेपाल में। कहाँ है? हिमालय कहाँ है? नेपाल में। हिमालय कहाँ है? लेकिन हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, भारत में। कहाँ है? लेकिन पूछेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गाडविन आइलैंड। केटू या गाडविन आइलैंड कितना मीटर? 8611 मीटर। 8600। पूछेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो कौन? अब यहाँ पर देखिए एक पशु पाया जाता है याक। यह लंबा पशु वाला होता है, लंबा बालों वाला पशु, लंबा बालों वाला। और ये किस प्रदेश में पाया जाता है? तो पूछेगा यह किस राज्य में? सिक्किम। किसमें? अब देखिए हिमालय पर चढ़ने का जो क्रम है, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान पूछेगा कि जब आप हिमालय पर चढ़ने जाएंगे तो ट्रेनिंग इनकी कहाँ होती है? दार्जिलिंग में। कहाँ? क्योंकि पहले आपको वहीं कंचनजंगा पे चढ़ना सिखाया जाएगा। अब सुनिए, तो पूछेगा हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? दार्जिलिंग है। कहाँ है? इसकी स्थापना 1954 में हुई। कब हुई? कब हुई? याद रखिए, यहीं पर तेंजिंग नोर्गे की मूर्ति बनाई गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? और यही तेंजिंग नोर्गे है ना, एडम हेनरी और नैनिंग टर्गो। सबसे पहले हिमालय पे चढ़ने वाले कौन थे? एडम हेनरी और तेंजिंग नोर्गे। याद है? 1953 में 1953 एडम हेनरी और तेंजिंग नोर्गे। याद रखिए कितने वर्ष के? 20 वर्ष की आयु में यहाँ पर, याद रखिएगा तेंजिंग नोर्गे 20 वर्ष की आयु में यहाँ पर्वतारोही का कार्य करते थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तिब्बत में। कहाँ? बाद में ये भारत के मूल निवासी बन गए। 1953 में तेंजिंग नोर्गे और एडम हेनरी एक माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर किए। तेंजिंग नोर्गे को सिरदार की उपाधि दी है। किसकी? अब देखिए सिरदार क्या होता है, तो पर्वतों पर चढ़ने में पारंपरिक व्यक्ति को दार्जिलिंग में सिरदार कहा जाता है। दार्जिलिंग में क्या कहा जाता है? जो पर्वत पे चढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? सिरदार। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला बात लिखा है कि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी 8848 मीटर। पहला भारतीय महिला कौन थी? बिचेंद्री पाल। कौन थी? और दुनिया में पहली महिला जुंको तबई। कौन?
हाल ही में बिहार की पर्वतरोही श्रीमती निरुपमा अग्रवाल ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हाल में कौन महिला? निरुपमा अग्रवाल। कौन अग्रवाल? याद रखिएगा। पर्वतरोही पर चूंकि ऊपर में ऑक्सीजन कम जाता है, इसलिए कौन सिलेंडर लेके जाता है? वो ऑक्सीजन। कौन? याद रखिएगा। अच्छा, कृत्रिम जो हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर में, उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन और हीलियम। क्या होता है? ध्यान रखिए, कृत्रिम सांस के रूप में ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग किया जाता है सिलेंडर में। याद रखिएगा, ऑक्सीजन और हीलियम कृत्रिम सांस में। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है साइंस में, याद रखिएगा। अब हम लोग आगे वाले पेज में चलते हैं। हटा दे इसको, लिख लीजिएगा आप लोग। अब अभी हम गैंगटॉक के बारे में पढ़ा है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गैंगटॉक। कहाँ है? अभी इसके सीएम कौन है? पेमा खांडू। कौन है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ के सीएम पेमा खांडू है। नहीं, समुद्र तल से कितना ऊंचाई पर है? 6000 फीट। कितना फीट? पहाड़ों के दरारों को काट कर बसाया गया शहर है। पर आप नहीं, पहाड़ को काट कर बसाया गया शहर कौन है? गैंगटॉक। कौन है? याद रखिए। महात्मा गांधी रोड यहीं पर है, तो पूछेगा महात्मा गांधी रोड कहाँ पे? सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में, गैंगटॉक में। याद है। विश्व विरासत सूची में शामिल बिहार के 2 स्थल, एक महाबोधि मंदिर और दूसरा नालंदा महाविहार। कौन है? अब पूछेगा आर्द्र भूमि व स्थल में भारत बिहार का कौन सा है? तो आर्द्र भूमि में बिहार का एकमात्र है केवलादेव। नहीं, ये कांवर झील। कौन सा? कांवर झील। याद रखिएगा, कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में। तो याद रखिएगा, कांवर झील बेगूसराय में है। बिहार का एकमात्र स्थल जो आर्द्र भूमि संरक्षण में शामिल है, उसका नाम है कांवर झील। क्या नाम है? और सिक्किम का लाइफलाइन किसको कहते हैं? तीस्ता नदी को। किसको? ये एक्चुअली ब्रह्मपुत्र नदी है, याद रखिएगा। कौन सा नदी है ये? ब्रह्मपुत्र है, ध्यान रखिएगा। तीस्ता नदी विवाद किन 2 देशों के बीच है? भारत और लोकचा नेपाली और भूटिया जनजाति कहाँ की है? सिक्किम में। सिक्किम के एक महान प्लेयर हुए, उसका नाम है भाईचुंग भूटिया। क्या नाम है? भाईचुंग भूटिया। याद रखिए, भाईचुंग भूटिया ये भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान थे, जो अभी नहीं है। भारत में फुटबॉल का सबसे बड़ा स्टेडियम इन्हीं के नाम पर बनाया जा रहा है। तो पूछेगा भाईचुंग भूटिया किस राज्य के हैं? सिक्किम के। और किस खेल से? फुटबॉल। किस खेल से? फुटबॉल। अभी भाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्टेडियम सिक्किम में बन रहा है, ये काफी में चर्चों में है। यहाँ बौद्ध धर्म स्थलीय है, उसका नाम है रूमटेक मोनेस्ट्री। पूछेगा रूमटेक मोनेस्ट्री कहाँ है? सिक्किम। कहाँ है? नाथुला दर्रा भारत और तिब्बत की सीमा पर है कि नहीं है? याद रखिएगा, भारत। और जब आप वहां जाते हैं मानसरोवर, तो नाथुला दर्रा से जाते हैं। किस तरह से? भारत चीन जाने का सबसे अच्छा आसान मार्ग है कौन? नाथुला। वर्तमान में भी हम लोग बुलेट दर्रा से जाते हैं, नहीं, लेकिन भविष्य में नाथुला दर्रा के माध्यम से जाएगा। तो पूछेगा नाथुला और तिलपला कहाँ है? सिक्किम में। नाथुला और तिलपला सिक्किम में। अब नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के लिए फेमस है। कौन मार्ग के लिए? इस मार्ग से ही यात्री विक्रमशिला और पाटलिपुत्र नालंदा बोध गया में आते थे। तो आप प्रश्न पूछता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? भागलपुर में। कहाँ है? भागलपुर में है, याद रखिएगा। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए थे? धर्मपाल। कौन किया? और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए? कुमारगुप्त। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय में वेदसोंग पढ़ने आए थे। कौन आए थे? वेदसोंग। चीनी यात्री वेदसोंग आए थे हर्षवर्धन के समय में। तो लिख लीजिएगा एगो बात की चीनी यात्री वेदसोंग किसके दरबार में आए थे? हर्षवर्धन के दरबार में। उनकी पुस्तक है सीयू की, और यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब एक बार पढ़ाए थे कौन प्लेयर में किस खेल में कौन खेल होता है? पोलो में कितना खिलाड़ी? 4। पोलो में 7। कबड्डी और वाटर पोलो में कितना? 7। वाटर पोलो और कबड्डी में 7। फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी में कितना? 11। खो-खो में 9। बेसबॉल में 9। सबसे अधिक किस खेल में? रग्बी में। किसमें? कितना खिलाड़ी? 15। कितना? अब आइए, मार्शल आर्ट जोड़ों का एक युद्ध कला। मार्शल आर्ट भी एक कला है, याद रखिएगा। नहीं, इसमें आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। तो पूछेगा मार्शल आर्ट, याद रखिएगा। नहीं, एक थांगता भी है। थांगता जो है मणिपुर में। लिख लीजिए, थांगता नृत्य मार्शल आर्ट की तरह ही है, ये मणिपुर में ही है, तो ध्यान रखिएगा। थांगता नृत्य मणिपुर में है। नहीं, एक सिलबम है, सिलबम भी मार्शल आर्ट है, तमिलनाडु में। सिलबम लिख लीजिए, तमिलनाडु। ये सब मार्शल आर्ट की कला है। एगो गतका भी है, मध्य प्रदेश, ये काम आएगा आपके, ठीक है। अब पूछेगा कि भारत में कुश्ती होता है, जापान में उसको क्या कहते हैं? सुमो। किसको? देखिए, सिख समुदाय उसको क्या कहते हैं? गतका। क्या कहते हैं? तो देखिए, गतका कहाँ? मध्य प्रदेश में। थांगता कहाँ? मणिपुर में। और सिलबम कहाँ? तमिलनाडु। सिलबम तमिलनाडु में।
गतका एक मार्शल आर्ट है जो सिख धर्म से पूछेगा गतका क्या है तो बोलिएगा मार्शल आर्ट है। क्या है? कौन धर्म का है? सिख धर्म का। कौन धर्म का? और सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जिनका जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था। सिख धर्म के दूसरे गुरु जो थे गुरु अंगद थे, जिन्होंने गुरुमुखी लिखा पर संकलन किया, उनका दूसरा नाम लाना था। और सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अंगद। कौन थे? गुरु अंगद। और स्वर्ण मंदिर को कौन बसाया था? रामदास। कौन? और गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1606 में फांसी दे दी। फिर तेग बहादुर आए, तेग बहादुर को जहांगीर ने फांसी दे दी। और सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म कहाँ हुआ? पटना बिहार में, नहीं पटना साहिब में। और उनके लिए एक मंदिर है, हर मंदिर साहिब। कौन मंदिर? तो याद रखिएगा 1699 में उन्होंने कौन पंथ चलाया? खालसा पंथ। कौन पंथ? खालसा पंथ। तो ये सब थोड़ा बात ध्यान रखिएगा, काम आएगा। अब थोड़ा हम लोग आगे चलते हैं, ये सब बात लिखा दिया गया। तो पूछेंगे कि बताइए गतका क्या है? मार्शल आर्ट है। क्या है? किस धर्म से? सिख धर्म से। किस धर्म से? गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म को एक सैन्य रूप में बदले कि नहीं? तो याद रखिएगा गतका खेल खेला जाता है। सिखों को लड़ाकू में बदलने वाले कौन थे? हरगोविंद साहब थे। अब वर्तमान में गत का खेल वैसाखी, गतका का खेल वैसाखी और गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर होता है। यह हिंदू और मुसलमान द्वारा भी खेला जाता है। लेकिन गतका मुख्य रूप से किसका? सिखों का। किसका? किसका? आइए अब अध्याय 3 में चलते हैं हम लोग। अब जैन धर्म से संबंधित बातें हैं, इनको थोड़ा देख लेते हैं। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभ देव थे। कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये पहले तीर्थकर थे, प्रथम तीर्थकर यही थे। तो पूछेगा प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव, जिनका दूसरा नाम आदिनाथ भी था। नहीं, और इनका सिंबल क्या था? 60। सिंबल क्या था? 60 था। और इनके जो अंतिम तीर्थकर थे 60 था। और इनके अंतिम तीर्थकर 24वें तीर्थकर महावीर थे, जिनका जन्म बिहार में हुआ था। नहीं, याद रखिएगा वैशाली में हुआ था इनका जन्म, वैशाली के कुंडा ग्राम। अब मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में। मृत्यु कहाँ हुआ था? याद रखिएगा। हाँ, महावीर ने जो अपना उपदेश दिया वो किस भाषा में दिया? प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। तो पूछेगा कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? अब देखिए चटक कर बिखरने वाले बीज, कुछ पौधों के फलियां सूख कर हटने के बाद बिखर जाते हैं और उसे चटकर बिखरने वाले बीज कहते हैं। बात समझे? पौधों की फलियों से सूख कर हटने के बाद बिखर जाता है, जैसे सरसों। देखिए कि नहीं, हर श्रृंगार और गुल मेहंदी। तो थोड़ा इस बात को ध्यान रखिएगा, चटक कर बिखरने वाले बीज कौन कौन है? सरसों है, हर श्रृंगार है, और कौन सा है? गुल मेहंदी है। हवा में उड़ने वाला बीज कौन सा है? कपास के बीज। कौन बीज? और कपास किस मिट्टी में? काली मिट्टी में। किस मिट्टी में? और काली मिट्टी का निर्माण कौन चट्टान? बेसाल चट्टान। कौन चट्टान? और इसमें कौन तत्व पाया जाता है? टाइटेनियम फेरस मैग्नीटाइट। टाइटेनियम फेरस। और बताइए कॉफी और चाय किस मिट्टी में? लेटेराइट। किसमें? पानी में तैरकर दिखने वाला बीज कौन है? कमल और कुमुदनी। कमल और, ये तो नामे से क्लियर है, पानी में कमल। और जानवरों की सवारी करने वाला बीज, गोखरू का बीज। कौन बीज? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। पक्षियों द्वारा बिखरने वाला, जो पक्षी खा के फेंक देता है, देखिएगा पीपल उग जाता है, बरगद उग जाता है, आम उग जाता है। नहीं देखे नहीं, पक्षी खा के कुतर दिया। तो कौन कौन सा हो जाता है? पीपल, बरगद और आम। सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन देता है? पीपल। कौन देता है? तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सब लग रहा है छोटा है, लेकिन जब पूछेगा तो मच्छर छोड़ा देगा आपका। अध्याय 4 है, बबूल और कैक्टस मरुभूमि में उगते हैं। बबूल और कैक्टस कहाँ उगते हैं? अब बताइए किस वृक्ष को आतंकवादी वृक्ष कहते हैं? यूकेलिप्टस। किसको? अरे वह हर्बेरियम। यह एक वनस्पति संग्रहालय की तरह होता है, जिसमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और घास को संग्रहित किया जाता है। पूछेगा हर्बेरियम क्या है? तो कुछ नहीं कहिएगा, वनस्पति संग्रहालय। क्या संग्रहालय है? पूछ सकता है ना हर्बेरियम क्या है। अब देखिए यहीं पर लोग फंस जाएंगे, नहीं पढ़े रहेंगे, उनको लगा कुछ हरा भरा हो रहा है, लेकिन यह है क्या? वनस्पति संग्रहालय। यहाँ पेड़ पौधे को खास रूप से संग्रहित किया जाता है और वहीं से लोगों को दिया भी जाता है, बताया जाता है इसके गुण के बारे में। अब जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है नालंदा विश्वविद्यालय। इस नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत सारे लोग आए पढ़ने के लिए, उसमें वैनसॉन्ग भी थे। नहीं तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा। कौन था? जिसको कुमार गुप्त ने बताया। किस शासक ने बताया? कौन काल से? गुप्त काल। कौन काल? 11वीं सदी में, 5वीं सदी में। किस सदी में? याद रखिएगा उस समय 10,000 छात्र थे और 2,000 से अधिक शिक्षक थे। याद रखिए, यहाँ जापान और कोरिया और चीन के तिब्बत लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। चीनी यात्री वैनसॉन्ग आए, चीनी यात्री, और इन्हें यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। यात्रियों का, ध्यान रखिएगा, यात्रियों का राजकुमार। कहाँ से आया था वो? चीन से आया था वो। और कौन सा पुस्तक लिखा था वो? सीयू की
CU की, किसके दरबार में आया था वो? हर्षवर्धन। किसके? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हर्षवर्धन की 3 पुस्तकें PNR, प्रियदर्शिका, नागदर्शक, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागनंद, रत्नावली, ध्यान रखिएगा, ये 3 पुस्तक है, इनके ध्यान रखिएगा। और किनके दरबार में आएंगे? हर्षवर्धन के दरबार में। किनके दरबार में? याद रखिए। 12वीं सदी के अंत में इसका अंत हो गया, क्योंकि 1199 में बख्तियार खिलजी, जिनको कुछ नहीं मिला सत्ता में, इन्होंने इसमें आग लगवा दिया। हालांकि बाद में इसी के अभिशाप से बख्तियार खिलजी भी मर गए। इस पे पुस्तकालय के क्षेत्र, इसको क्या कहते थे? धर्मगंज। क्या कहलाते थे? 3 पुस्तकालय थे, नहीं रत्नदर्दी नहीं, और रत्नरंजक नहीं, देखिए रत्नदर्दी, रत्नरंजक और रत्नसागर। तो ध्यान रखिएगा, 3 जो इसका पुस्तकालय है, इसका नाम भी आप थोड़ा याद रखिएगा। इस विश्वविद्यालय को APJ अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन कहा जाता है, के मार्गदर्शन में पुणे में आरंभ किया गया और फिर से अभी वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय कार्यरत है। तो APJ अब्दुल कलाम का ही प्रयासरत था जो नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा। और ये कहाँ है? बिहार में। कहाँ है? तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, और प्रश्न आपके परीक्षा में निश्चित रूप से आएंगे। अब 16 महाजनपद थे, याद रखिए। कितना महाजनपद था? 16 महाजनपद में सबसे जो मजबूत महाजनपद था मगध। मगध की राजधानी राजगिरी या राजगिरी, याद रखिए। मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। कहाँ? नालंदा विश्वविद्यालय का है, नालंदा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का है, भागलपुर सिल्क के लिए फेमस है। किसके लिए? याद रखिएगा, सिल्क। अंगिका भी इसी को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का ज्ञान स्थल कहाँ है? बोध गया। कहाँ? ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? और एक बात बताइए, अपना उपदेश कहाँ दिए इन्होंने? सारनाथ। कहाँ? किस भाषा में? पाली भाषा। किस भाषा में? सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावक। सबसे अधिक उपदेश श्रावक। सबसे अधिक उपदेश। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? वैशाली के कुंडाग्राम। वैशाली के गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ? पटना साहिब। कहाँ? गोलघर का निर्माण पटना में। किस गवर्नर ने? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और आर्ट्स पीडर था, पढ़ाए थे कि गोलघर का निर्माण 1761 के आसपास में हुआ था। याद रखिएगा, कहाँ? पटना में। और गवर्नर जनरल कौन थे? कॉर्नवालिस। कौन? अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछेगा। सूर्य मंदिर औरंगाबाद। सूर्य मंदिर ये आप लिख रहे हैं, पूछेगा। इन दोनों में से कुछ नहीं दे आपको। सूर्य मंदिर और जल मंदिर कहाँ? पावापुरी। जल मंदिर लिख लीजिएगा नोट्स में। सूर्य मंदिर औरंगाबाद और जल मंदिर पावापुरी। मलिक बया का मकबरा बिहार शरीफ। मलिक बया का मकबरा अशोक द्वारा निर्मित, नंदनगढ़, लौरियागढ़ और कोलुआ। याद रखिए, अशोक द्वारा निर्मित मोतिहारी के केसरिया में विश्व का सबसे ऊंचा बाग या बौद्ध स्तूप है। याद रखिएगा। तो पूछेगा बौद्ध स्तूप कहाँ है? केसरिया में। कहाँ है? कहाँ है? अच्छा बताइए, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम। शेरशाह का मकबरा, ये भी पूछेगा, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। तो ध्यान रखिएगा, सासाराम यहीं पर है, तालाब के ऊपर है। याद रखिएगा, नहीं कमल तालाब के ऊपर। देखिएगा, एक प्रश्न यहाँ से जरूर आएगा, आपको निश्चित रूप से आएगा आपके परीक्षा में। हम अभी गेस कर दे रहे हैं, बात समझ में आया? तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसलिए बोल रहे टेक्स्ट बुक हर हाल में पढ़िए, अंडरलाइन लाइन कर करके याद कर जाइए। धीरे धीरे पढ़िएगा तो आसान हो जाएगा, एक बार जो पढ़िएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। हम तो कार्ड भी दे रहे हैं ना, क्या नहीं पढ़ना है आपको, तो फिर आपको दिक्कत क्या है। आइए, 6ठा चैप्टर पढ़ रहे हैं। निश्चित अंतराल पर खेतों को विभिन्न साधनों के द्वारा पानी उपलब्ध कराना सिंचाई कहलाता है। तो सिंचाई आमतौर पर जानते हैं, पानी से सींचना ही क्या कहलाता है? सिंचाई। परंपरागत रूप से लोग नदियां, तालाब और कुआं सिंचाई करते हैं। और अत्याधुनिक सिंचाई का जो साधन है वो क्या है? नलकूप है। क्या है? ज्यादा सिंचाई करने वाला जो पौधा है वो कौन है? खरीफ। क्या अभी देखिए, धान को चाहिए कि नहीं सिंचाई? नहीं। तो हम एक ट्रिक आपको लिखाए हैं कि कम पानी वाला जो सिंचाई है पौधा, उसका क्या नाम है? रबी। और रबी के लिए हम आपको ट्रिक करा दिए, नाई हुटर बजते ही जोश में आलू, नाई हुटर बजते ही जोश में आलू, नाई हुटर बजते ही जोश में आलू। तो इससे आप रबी फसल लिख लीजिएगा और खरीफ आप निकाल लीजिएगा। तो रबी का ट्रिक हम लिख दिए, नाई हुटर बजते ही जोश में आलू। ना मतलब चना, ई मतलब राई, हूँ मतलब गेहूं, टर मतलब मटर, जौ मतलब जौ, सौ मतलब सरसों, आलू मतलब आलू। तो ये कौन फसल है? रबी फसल। इसको पानी ज्यादा पड़ेगा कि कम? कम। और खरीफ फसल को पानी ज्यादा। बस यही बात है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। 7वां चैप्टर, जितना खाओ उतना पकाओ। पकाओ, हमें ताजा भोजन करना चाहिए और बासी भोजन नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, तो ध्यान रखें, हमेशा ताजा भोजन करना चाहिए। कभी भी खाना आवश्यकता से ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। ज्यादा बढ़ाना चाहिए? बचे हुए खाने को कहाँ रखना चाहिए? फ्रिज में। कहाँ? याद रखिए, लंबे समय तक खाद्य पदार्थों को संरक्षित हेतु उसमें पानी का अंश नहीं निकाल देना चाहिए।
क्योंकि पानी में क्या होता है, बैक्टीरिया जम जाता है। अचार मुरब्बा जैसे खाद्य पदार्थ तो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, और लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, नमक। क्या मिलाते हैं, नमक। देखते नहीं अचार में नमक नहीं लगाइएगा तो फफूंद लग जाता है। अब देखिए हम एक केमिकल का नाम बता रहे हैं, खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित रखना है, उसमें सोडियम बेंजोएट मिला दीजिए। क्या मिलाइए, जितना आप सामान खाते हैं जिसमें लिखा रहता है 3 महीने के बाद एक्सपायरी हो जाएगा, उस सब में सोडियम बेंजोएट मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, तो जब ना देखते हैं मिठाई, ये रसगुल्ला 2 दिन में खटा जाता है, लेकिन डब्बा वाला मिठाई नहीं खटाता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या मिला होता है, सोडियम बेंजोएट। क्या मिला होता है। फिर तो शरीर को देखिए, आदमी जब मर जाता है उसको अधिक समय तक रखा रहता है। अब कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई इंग्लैंड से आ रहा है, तो उस पर क्या चीज का लेप लगाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है, क्या नाम है, किसी खाने वाले पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट। कौन बेंजोएट, और फिर तो शरीर को अधिक देर तक सुरक्षित रखने के लिए फॉर्मल्डिहाइड। कौन डिहाइड, कौन डिहाइड। अब आइए रॉस साहब, रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया का खोजा था दवा, याद है नहीं। मलेरिया कौन मच्छर से होता है, मच्छर। कौन मच्छर, कौन मच्छर, रोनाल्ड रॉस के द्वारा मलेरिया के बारे में बताया गया। नहीं, प्रयासों से हम लोग मलेरिया से परिचित हुए। इनका जन्म कहाँ हुआ, उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ, अल्मोड़ा। और इनकी शिक्षा कहाँ हुई, इंग्लैंड। कहाँ के, और याद रखिए पुनैन की पत्ती की छालों से ये मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। कौन दवाई, पुनैन की पत्ती और छालों से किसकी दवाई बनाई जाती है, मलेरिया का। उसको क्या क्या बोलते हैं, उसको सिनकोना। क्या बोलते हैं, सिनकोना। वही हुआ, सिनकोना या पुनैन की पत्ती के छालों से मलेरिया का दवाई बनता है। याद रखिएगा। तो पूछेगा कि मलेरिया में किसका पेड़ का पत्ता, सिनकोना या पुनैन, सिनकोना या पूछेगा पत्ती का कि छाल का, मुख्य रूप से छाल होता है, मुख्य रूप से छाल होता है। याद रखिए। अब आइए अध्याय 9 में पढ़ते हैं। बिहार के बारे में बहुत सारी जानकारी है, उसको हम लोग देख लेंगे पक्का। परीक्षा में जाने से पहले आप देख लीजिएगा कि नेपाल के साथ बिहार का कितना राज्य मिलता है। देखिए इधर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और कौन, किशनगंज। नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 राज्य किसके साथ मिलता है, इन सातों का सीक्वेंस आप याद कर लीजिएगा। उसी तरह उत्तर प्रदेश से देखिए पश्चिम चंपारण, भोपाल, सिवान के बाद कौन सा ये टच करता है, ये भोजपुर भी है। देखिए भोजपुर, फिर बक्सर, फिर आ जाता है कैमूर। तो देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा। फिर झारखंड के साथ देखिए कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका। तो झारखंड के साथ। फिर इधर पश्चिम बंगाल के साथ देखिए, इधर आ जाएगा आपका कौन कौन, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा कि नेपाल के साथ बिहार के कितने जिले जुड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के साथ कितने जिले जुड़ रहे हैं, पश्चिम बंगाल के साथ कितने जिले मिल रहे हैं, और झारखंड के साथ कौन। पूछ देगा झारखंड के साथ बिहार के कौन जिला सीमा नहीं बनाता है। कई बार प्रश्न पूछा है, तो 1 नंबर यहाँ से आपको आएगा, मैप से पूछेगा, ये पक्का पूछेगा। आप लिख के लाएंगे कल भी, राइट डाउन, और फिर कल मुझे चेक कराएंगे कि सर मैंने सही लिखा है कि गलत। ये आपका काम है, ठीक है। बिहार में कुल कितने जिले हैं, 38। सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण, सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला शिवहर, सबसे छोटा। बिहार का पड़ोसी राज्य कौन सा है, तो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड। भारत बिहार का एकमात्र पड़ोसी देश कौन है, नेपाल। कौन है, क्लियर, ठीक है। अब इसको थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ देखिए क्षेत्रफल लिखा है, बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना, 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसको काट दीजिएगा। कुल आबादी 10 करोड़ 40 लाख, 10 करोड़। भारत के कुल आबादी का 8.6% है, 8. पूरे भारत में क्या स्थान है बिहार का, जनसंख्या में तीसरा, घनत्व में पहला। घनत्व में बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106। लिंगानुपात कितना है, 918। लिंगानुपात जनसंख्या घनत्व 1106। कितना प्रमंडल, 9। कितने जिला, और कितना अनुमंडल, 101। कितना प्रखंड, 534 प्रखंड। पूछेगा साक्षरता दर कितना है, 61.8। 61. पुरुष साक्षरता दर कितना है, 71. महिला सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है, रोहतास। कौन, रोहतास। याद रखिएगा सबसे अधिक साक्षर यही है, रोहतास। सबसे कम पूर्णिया है, महिला में है सहरसा। याद रखिएगा सबसे कम किसका है, पूर्णिया। सबसे अधिक साक्षर कौन है, रोहतास। तो ये थोड़ा बात लिख लीजिएगा। ये देखिए कितना अच्छा डाटा है आपके लिए, ले लें।
आप लिख लीजिए ना, आपके पास तो नोट्स रहेगा ही, आप लिख लीजिए, नोट्स में लिख लीजिए जो बात हम लिखे खाली वो लिख लीजिए। तो कौन फसल लगेगा? खरीफ। खरीफ फसल का उदाहरण धान है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। सर्दी में कौन लगाया जाता है? रबी। रबी फसल के लिए नाई हुटर बसते ही जोश में आलू लाया। जायद फसल देखिए, तरबूज, खीरा, ककड़ी, सूरजमुखी, सब कौन सा है? जायद फसल। गर्मी में तरबूजा खाते हैं कि नहीं? खीरा खाते हैं, ककड़ी, ये सब कौन फसल है? जायद फसल। कौन फसल? कौन फसल? जायद फसल। आइए अब देखिए कुछ भोज्य पदार्थ है जिसको कहाँ कहाँ होता है। जैसे दाल, दाल के लिए कौन सा स्थल है? गुजरात। कौन सा? याद रखिए। इडली डोसा दक्षिण भारत। इडली डोसा। पाव भाजी कहाँ बिकता? मुंबई। लिट्टी चोखा बिहार। मछली चावल बंगाल। तो ध्यान रखिएगा, ये तो पते होगा, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा कि कौन सा चीज ज्यादा पाया जाता है। ये बिहार का मैप है और बिहार के मैप में प्रमुख फसल कल आपको लिख के लाना है, कौन सा जिला किस राज्य को टच करता है, और लिख के लेके 7 गो 6 गो लिखना है। मैप वैशाली में, भागलपुर में धान, भागलपुर में, लखीसराय जमुई में प्याज, लखीसराय जमुई में प्याज, और मधेपुरा में चना, मधेपुरा में। तो बिहार से है तो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिएगा बिहार का क्या है। सपेरा अपना जीविका चलाने के लिए क्या करता है? मछुआरा अपने जीविका के लिए मछली पकड़ता है। सपेरा क्या करता है? सांप को पकड़ के उसको दिखाता है, तो देख रहे खेल दिखाता है उसका, वही ना होता है। बच्चा हेतु सरकार ने जंगल के विशेष शिशु को अभ्यारण्य का रूप दिया है। बिहार में अभ्यारण्य कहाँ है? पश्चिम चंपारण। कहाँ है? कहाँ है? पश्चिम चंपारण में ही कौन सा है? वाल्मीकि। कौन सा? कौन सा? याद रखिएगा, क्लियर। तो पूछेगा कि पश्चिम चंपारण में कौन सा है? वाल्मीकि। कौन सा? तेंदुआ और गुलाबी सिर वाला बंदर के जंगलों से लगभग खत्म हो गया। तो पूछेगा अभी हाल में कौन सा जीव खत्म हो रहा है? तेंदुआ और गुलाबी सिर वाला बंदर। गुलाबी सिर वाला, तो देख लीजिएगा बत्तख होगा। बत्तख कौन? वही तो बत्तख। कौन? बत्तख। तो ध्यान रखिए तेंदुआ और गुलाबी सिर वाला कौन सा? बत्तख खत्म। बत्तख सही में आप नहीं दिखता है, बहुत कम दिखता है, नहीं। तो याद रखिए बिश्नोई जनजाति का है, राजस्थान में। कहाँ है? और जानते हैं ये लोग हिरण को अपना पवित्र मानते हैं, वो नहीं राजस्थान का, इसलिए हिरण को जो मार दिया है वो सलमान खान, तो वो बिश्नोई समाज इनके पीछे पड़ गया था। सलमान अभी कौन तो लॉरेंस बिश्नोई है, सलमान खान को मारने का धमकी दिया। तो चूंकि बिश्नोई जनजाति का जो प्रमुख है वो कौन सा है? हिरण। कौन सा? बिश्नोई का अर्थ 29, पता नहीं क्या। बिश्नोई जनजाति प्रकृति के प्रेमी होते हैं। किसके प्रेमी होते हैं? यह लोग जंतु का शिकार करते हैं? नहीं करते हैं। और उनका पवित्र पशु कौन सा? हिरण। कौन सा? तो ध्यान रखिएगा। मान गए लोहा। लोहा मानना कठिन काम करने की क्षमता को बताता है। विश्व विकलांग दिवस, हैंडीकैप दिवस कब मनाते हैं? देखिए तो 3 दिसंबर। देखिए कब मनाते हैं? ब्रेल लिपि दिवस कब मनाते हैं? अभी ना पढ़े 4 जनवरी। ब्रेल लिपि दिवस 4 जनवरी को मनाते हैं, लुई ब्रेल के याद में। और इन्होंने या तो है ब्रेल लिपि, नीचे देखिए ब्रेल लिपि। एक खरे आयताकार स्लेट में 6 बिंदुओं का उभार होता है। किसी बिंदु को छूता है, आंख बंद करके रखता है और छूता है, देखता है, दिखता है, ऐसे क दिख जाता है। वो छू छू के एहसास करता है कि क्या लिखा हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा स्लेट में कितने 6 बिंदुओं का उभार होता है। कितने बिंदुओं का? नेत्रहीन बच्चे इन उभरे बिंदुओं को उंगलियों के सहारे स्पर्श कर समझता है। ब्रेल दिवस कितना तारीख? 4 जनवरी। कब को? और 2018 से मनाया जाता है। लुई ब्रेल किस देश के थे? फ्रांस के। किस देश के? तो याद रखिएगा लुई ब्रेल की याद में ही 4 जनवरी को क्या मनाते हैं? ब्रेल लिपि दिवस। थोड़ा ये सब देख लीजिएगा दिवस का। अब आइए तेरा पानी और हम। पानी कहाँ से आता है? तो कुआं, नल, हैंडपंप से। अब एक इम्पोर्टेंट है, बिहार में भयंकर बाढ़ कब आया था? 18 दिसंबर 2008 को। अब भूकंप कब आया था? 1934 में। तो ध्यान रखिए बिहार में भयंकर भूकंप 1934 में आया था। और बाढ़ कब आया था? 18 दिसंबर 2008 को। 18 दिसंबर। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी क्या है? एक प्राकृतिक आपदा। ध्यान रखिएगा। अगला चैप्टर है सूरज का एक काम अनेक। सौर ऊर्जा, सूरज की शक्ति को कई तरह से उपयोग किया जाता है, इसे सौर ऊर्जा करते हैं। नहीं, और सौर कुकर द्वारा सूर्य के ताप में खाना पकाया जाता है। नहीं, और कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है यहाँ पे? अवतल लेंस। कौन सा लेंस? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अवतल लेंस का प्रयोग होता है सोलर कुकर में। दूसरी बात क्या है कि सूर्य जो ऊर्जा देता है वो कौन सिद्धांत पर है? नाभिकीय संलयन पर। कौन सिद्धांत? तो ध्यान रखिएगा नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर सूर्य काम कम करता है। नहीं, और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने पर 8 मिनट 20 सेकंड समय लगता है। याद रखिएगा ये बात। नहीं, सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरण को कौन रोकता है? ओजोन परत। कौन रोकता है? परावैंगनी किरण को ओजोन परत रखता है। ओजोन परत किस मंडल में है?
समताप मंडल में, ध्यान रखेंगे किस मंडल में, समताप मंडल में। ओजोन में छेद होने के कारण CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कौन कार्बन। और याद रखिएगा 16 सितंबर याद रखिएगा 1987 को 16 सितंबर है ना, ठीक तो 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था। कौन सम्मेलन, याद रखिएगा मॉन्ट्रियल सम्मेलन। और इसी सम्मेलन में ओजोन परत में जो छेद हो रहा था उस पर चर्चा की गई। और 16 सितंबर को कौन दिवस मनाते हो, ओजोन दिवस। कौन दिवस, ध्यान रखिएगा ये बात। और ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है, O थे, क्या है। और इसको किस यूनिट में मापते हैं, डॉप्सन यूनिट में। किस यूनिट में, इन सब बातों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, देखिए खाना बनाने में होता है, लाइट जलाने में, मोटर गाड़ी चलाने में, बिजली बनाने में, कृत्रिम ऊर्जा में भी प्रयोग होता है, रेलगाड़ी चलाने में भी हो रहा है। नए भविष्य का ईंधन के रूप में इसको प्रयोग किया जा रहा है। सौर कुकर में भी कौन दर्पण होता है, तेल लेंस होता है, याद रखिएगा। सौर कुकर की दीवारों और फेंदी काले रंग की पुती होती है। कौन रंग की, पूछ सकता है। इसका ऊपरी ढक्कन पारदर्शी होता है, दिखता है कि नहीं ऐसा। और प्रकाश की किरणें के अंदर रखी जाने की चीजों पर डलता है, जिसमें एल्युमिनियम डिब्बे में रखा जाता है। और यह क्या होता था, पक जाता है। तो पूछेगा कौन डिब्बे का प्रयोग होता है, एल्युमिनियम डिब्बे। कौन डिब्बे, तो इसमें बात एक ही बात पूछेगा कि सौर कुकर का रंग मतलब कैसा होता है, काला। कैसा होता है। और कौन डिब्बा होता है, एल्युमिनियम डिब्बा। कौन डिब्बा, चलिए। वाल्मीकि राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है, पश्चिम चंपारण में। कहाँ है, पश्चिम चंपारण में। ये एक वन्य जीव अभयारण्य है। या मुख्य रूप से बाघ संरक्षित किया जाता है। कौन, कौन पूछेगा, याद। धरारा की धरारा गांव जिला भागलपुर में, कहाँ है। और किस प्रखंड में, नवगछिया में। धरारा गांव में बेटी के जन्म होने पर 10 पौधे लगाए जाते हैं। कितने पौधे, जंगल में लगी आग को दावा नल कहते हैं। कौन नल, कौन नल पूछेगा, जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं, दावा नल। इस तरह हमारा कक्षा 5 का जो है क्लास कितना आसान है, और अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा।